Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read class 7th history book Our Past volume 2nd. Okay, and chapter number 6. All right, chapter number 6 is towns, traders and craftsperson. All right, chapter number 6. And students, this is video 1. All right, this is video 1 of chapter number 6, class 7th history. So let's start, students. Chapter number 6, title is Towns, Traders and Craftsperson. Towns means, students, nagar. Okay. Traders means vyapari and or craftsperson means शिल्प जन. Okay. शिल्पी जन या शिल्पकार या हम उन्हें कह सकते हैं कि काश्तकार. ओके. जो विभिन्न प्रकार के कास्तों का काम करते हैं. ओके. सो टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, नगर व्यापारी और शिल्पी जन. ओके. So let's start reading of this para. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend on what kind of a town it was. A temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft production. Okay. Now explanation. What would a traveler visiting a medieval town expect to India? Okay. Medieval means होता है students मध्य युग. Okay. Medieval मध्य युग. Town means नगर. Medieval town मध्य युगीन नगर. Okay. So what would a traveler? Traveler means यात्री. तो एक मध्य युगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में क्या expectations, क्या आकांक्षाएं रखता होगा. This would depend on what kind of a town it was. A temple town, an administrative center, a commercial town or a port town, to name just some possibilities. Okay. This would depend on, यह इस बात पर निर्भर करता है on what kind of town, कि वह नगर किस प्रकार का था. It was, यह था a temple town. क्या यह एक temple town means मंदिर नगर, क्या यह एक मंदिर नगर था. An administrative center means प्रशासनिक केंद्र था. A commercial town एक वाणिज्यिक शहर था. और a port town या कोई एक पत्तन नगर, बंदरगाह नगर था. To name just some possibilities. Okay. या अन्य किसी प्रकार का शहर था. तो स्टूडेंट्स, एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा. तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था. ओके. मीन्स कि क्या वो नगर एक मंदिर नगर था, टेम्पल टाउन था, या फिर प्रशासनिक केंद्र था, या वाणिज्यिक शहर था, या कोई पत्तन मीन्स बंदरगाह, ठीक है, हार्बर, या फिर वह पत्तन नगर था, या अन्य किसी प्रकार का शहर वह था. ओके. इन फैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस. दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft production. ओके. तो इन फैक्ट मैनी टाउन्स, वास्तव में बहुत से नगर, कंबाइंड सेवरल फंक्शंस. ओके. वास्तव में कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के कार्य करते थे. जस्ट लाइक दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स. ओके. जैसे कि वे प्रशासनिक नगर थे. एंड टेम्पल टाउन्स और मंदिर नगर, एज वेल एज सेंटर्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन. और साथ साथ मंदिर नगर और प्रशासनिक नगर होने के साथ वे वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे. ओके. Map 1, you can see here students, map 1, it's some important centers of trade and artisanal production in central and south India. all right. तो map 1 जैसे कि हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मानचित्र 1, इसमें हमें बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारे स्टेट भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे टाउन दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि सिटी आपको दिखेगी, बहुत बड़ी सिटी अहमदाबाद, पुष्कर, अजमेर, वृंदावन एंड कलकत्ता, बीजापुर,
जयपुर, गोलकोंडा, ओके, कांचीपुरम, कमलापुरम, बॉम्बे, सोमनाथ, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं मैप 1 में। तो ये हाईलाइटेड चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट्स? ये मध्य और दक्षिण भारत में, ठीक है, मध्य और दक्षिण भारत का हम यहाँ पर मैप का पार्ट देख रहे हैं। तो ये मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार, शिल्पकार, उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र हैं। इन केंद्रों में या तो व्यापार केंद्र ये थे या फिर शिल्पकार उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र थे। ओके, तो यहाँ पर इनको हाईलाइट किया गया है। और ये कौन सा पार्ट है? मध्य, इंडिया का मध्य भाग और हमारे देश का दक्षिण भाग है। तो सम इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसनल प्रोडक्शन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। ओके, now next page students, administrative centers. Okay, you can see here administrative center. Administrative as you know प्रशासनिक, center means केंद्र। तो अब हम देखेंगे कि हमारे जो देश में प्रशासनिक केंद्र वाले राज्य या शहर या नगर कौन से थे और किन्होंने इस पर शासन किया। ओके, You read about the Chola dynasty in chapter 2. Let's travel in our imagination to Tanjavur, the capital of the Cholas, as it was 1,000 years ago. Okay, तो you read about the Chola dynasty in chapter 2. अध्याय 2 में आपने स्टूडेंट्स चोल डेंसिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपने चोला राजवंश या चोल वंश के बारे में आपने पढ़ा था चैप्टर 2 में। Let's travel in our imagination to Tanjavur, the capital of the चोला as it was 1,000 years ago। चलिए हम अपनी कल्पना करते हैं और चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर जैसा कि वह 1,000 वर्ष पहले था उसकी यात्रा पर चलते हैं इमेजिनेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम कल्पना करते हैं तंजावुर जो कि चोलास की राजधानी थी, चोल वंश की राजधानी थी, तो उसको 1,000 वर्ष पहले के समय की कल्पना करते हैं। ओके, The perennial river Kaveri flows near this beautiful town. One hears the bells of the Rajarajeshwara temple built by the King Rajaraja Chola. The town's people are all praised for its architect Kunjaramallam Rajaraja Peruthacham. Okay, that is a Peruthanchan. Okay, Kunjamallan. Okay, Kunjarmallan Raj Peruthachan, who has proudly carved his name on the temple wall. Inside is a massive Shiva Linga. Okay, तो स्टूडेंट्स द पेरेनियल रिवर मीन्स 12 महीने बहने वाली, ठीक है, 12 महीने पूरे साल भर बहने वाली कावेरी नदी। ओके, कावेरी फ्लो नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। ओके, 12 माह पूरे साल भर बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। वन हियर्स द बेल्स ऑफ द राजराजेश्वरा टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजराज चोला। ठीक है, राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वरा मंदिर, ठीक है, राजराजेश्वरा मंदिर की घंटी यहाँ पर बजती हुई सुनाई देती है, कोई भी उसे सुन सकता है। द टाउन पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजरामल्लम राजराजा पेरुथंचम। ठीक है, तो लोग नगर के जो वास्तुकार थे जिनका नाम कुंजर मल्लन राजराज पेरुथंचन था, उनकी वास्तुकला की प्रशंसा करते रहते हैं। ऑलराइट, हु हैज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल, जिन्होंने बड़े प्राउड के नाम से, इस वास्तुकार का नाम पता चला, इसे बड़े ही गर्व से अपने नाम को इन्होंने मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया है। ओके, एंड इनसाइड इज अ मैसिव शिवलिंग, और मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग, मैसिव मीन्स वृहद, विशाल शिवलिंग स्थापित है। ओके, बिसाइड्स द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विथ मंडपास और pavilions. King hold court in these mandapas, issuing orders to their subordinates. There are also barracks for the army. Okay,
Besides the temple, मंदिर के अलावा there are palaces with मंडपास और pavilions. ठीक है, मंदिर के अलावा नगर में अनेकों राजमहल हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं. ठीक है, अनेकों क्या है, राजमहल हैं. Kings hold court in these मंडपास issuing order to their subordinates. राजा इन्हीं मंडपों में अपना कोर्ट लगाते हैं, अपना दरबार लगाते हैं और यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं. सबऑर्डिनेट्स मीन्स अपने सहायकों के लिए, अपने अधीनस्थों के लिए यहाँ से आदेश देते हैं इन्हीं मंडपों से. ओके. देयर आर ऑल्सो बैरिक्स फॉर द आर्मी, और बैरिक मीन्स होता है सैन्य शिविर. ओके, यहाँ पर सेना के लिए इस नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं. तो देखिए कितनी प्रशंसा हो रही है स्टूडेंट्स इस नगर की जिसका नाम तंजौर है. ओके, और जो चोल शासकों की, चोल वंश की क्या थी, राजधानी शहर था. द टाउन इज बस्लिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी. वाटर सप्लाई फॉर द town comes from wells and tanks. The Salia weavers of Tanjore and the nearby town of Uriyar are busy producing cloth for flags to be used in the temple festival. Fine cottons for the king and nobility and coarse cotton for the masses. Some distance away at Swami Malai, the sthapatis or sculptors are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps. Okay, the town is bustling. Okay, bustling means खचाखच भरा हुआ. ओके, क्राउड. द टाउन इज बस्लिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन. नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहाँ पर वे हलचल क्या है, स्पाइसेस, मसाले, क्लोथ, कपड़े एंड ज्वेलरी, गहने, आभूषण. ठीक है, तो नगर उन बाजारों की हलचलों से भरा हुआ है जहाँ अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषणों की बिक्री हो रही है. वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स, और पानी की आपूर्ति नगर में कुओं से और तालाबों से, हौद से आता है. ओके, द सेलिया वीवर्स ऑफ तंजौर एंड द नियर बाई टाउन ऑफ उरियार आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन टेम्पल फेस्टिवल. ओके, द सलाया वीवर्स ऑफ तंजौर. ओके, तो तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयर के सालिय, जो सालिय हैं, सालिय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे और वह बहुत प्रकार के झंडे बनाने का कपड़ा बना रहे हैं, और साथ में ओके फ्लैग टू बी यूज्ड इन टेम्पल फेस्टिवल, और साथ में फाइन कॉटन्स फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोरस कॉटन फॉर द मासेस. ठीक है, वे मंदिर उत्सव के लिए झंडे बना रहे हैं और राज और अभिजात वर्ग के लिए, राजशाही वर्गों के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं. ठीक है, तो तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयर के सालिय बुनकर, ठीक है, कौन, सालिया बुनकर क्या कर रहे हैं, मंदिर के उत्सव के लिए झंडे बनाने का कपड़ा, राजा और उनके अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जन साधारण के लिए मोटे सूती वस्त्र का कपड़ा बना रहे हैं. some distance away at Swami Malai, okay, or Swami Malai and Sthapatis, okay, and Sthapati or sculptor are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps, okay. तो some distance away at, और कुछ दूरी पर, यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित स्थापति और मूर्तिकार, ठीक है, स्वामी मलाई में स्थापति और मूर्तिकार बहुत ही अच्छी ब्रॉन्ज आइडल्स कांसे की मूर्तियाँ, ठीक है, कांसे की मूर्तियाँ एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल, और लंबी, बहुत ही लंबी सुंदर घंटा, ठीक है, लंबी सुंदर घंटी, और साथ में बेल मेटल लैंप्स और धातु के दीप बना रहे हैं. तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस मार्केट से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापति और मूर्तिकार उत्तम बहुत अच्छी कांसे की मूर्तियाँ, ओके, ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल, और लंबी सुंदर घंटी एंड मेटल लैंप्स और धातु के दीप मीन्स दिए बना रहे हैं, ओके.
टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर। अब हम पढ़ेंगे मंदिर नगर और पिलग्रिमेज सेंटर तीर्थ केंद्र। ओके, अभी हमने पढ़ा था प्रशासनिक केंद्र, अब हम पढ़ेंगे मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। ओके, Tanjore is also an example of a temple town. Temple towns represent a very important patterns of urbanization, the process by which cities develop. Temples were often central to the economy and society. Rulers built temples to demonstrate their devotion to various deities. They also endowed temples with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims, enterprise, and celebrate festivals. Pilgrims who flocked to the temples also made donations. Okay. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में। तो तंजौर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। तंजौर भी मंदिर नगर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो मंदिर नगर जो है वे नगरीकरण का, अर्बनाइजेशन मीन्स नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण या प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। ओके, द प्रोसेस बाय विच सिटी इज डेवलप, ठीक है, और जहाँ पर नगरीकरण नगरों के विकास की क्या है, प्रक्रिया है। नगरीकरण क्या है, नगरीकरण नगरों के विकास की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। द अर्बनाइजेशन द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप। टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, वे अक्सर किसका, समाज का और अर्थव्यवस्था का और इकोनॉमी दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मंदिर अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट their devotion to various deities. Okay, एंड रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स, और जो शासक होते हैं वे मंदिरों का निर्माण करते हैं टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन, अपनी भक्ति को का प्रदर्शन करने के लिए, टू वेरियस डेटीज, ठीक है, विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपने भक्ति भाव को दर्शाने के लिए शासक मंदिरों का निर्माण करते हैं। दे ऑल्सो इंडोव्ड टेम्पल्स विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट इलेबोरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्राइज्ड एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल। ओके, और इसके साथ साथ वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में, ओके, डिवोशन, दे ऑल्सो इंडोर टेम्पल्स एंड ग्रांट्स ऑफ लैंड मीन्स भूमि अनुदान, एंड मनी मीन्स रुपया, टू कैरी आउट एलोबरेट रिचुअल्स, रिचुअल्स मीन्स अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान। तो वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते हैं, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न कराए जाते हैं। ओके, फीड पिलग्रिम्स एंड प्राइज्ड एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल, और उसमें क्या किया जाता है, तीर्थ यात्रियों और पुरोहित पंडितों को भोजन भी कराया जाता है। पिलग्रिम्स हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल्स ऑल्सो मेड डोनेशन। ओके, और मंदिर के जो पिलग्रिम्स होते हैं, जो दर्शनार्थी होते हैं, वे भी अक्सर दान दक्षिणा दिया करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ब्रॉन्ज बेल मेटल्स। ब्रॉन्ज मीन्स कांसा, ओके, एंड बेल मेटल मीन्स धातु की घंटी या घंटा धातु भी बोलते हैं, एंड द लॉस्ट वैक, लुप्त मोम। ठीक है, लॉस्ट वैक्स, वैक्स मीन्स मोम, लॉस्ट मीन्स जो खो चुकी है, तो लुप्त मोम टेक्निक्स, तकनीकी। ठीक है, तो ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ओके, कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन. Bell metal contains a greater proportion of tin than other kinds of bronze. This produces a bell-like sound. All right. तो स्टूडेंट्स, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, ब्रॉन्ज कांसा एक मिश्र धातु होता है, एलॉय होता है किसका, कंटेनिंग कॉपर एंड टिन का, जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कांसा एक ऐसी मिश्र धातु है जो तांबे और टिन यानी रांगे भी बोलते हैं, टिन के मेल से बनती है। बेल मेटल घंटा धातु,
ठीक है, बेल मेटल घंटा धातु कंटेन्स अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ टिन, उसमें टिन का बहुत अधिक अनुपात होता है, एंड देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है, कांसे के अन्य किस्म से अधिक घंटे धातु में टिन का प्रयोग ज़्यादा होता है। दिस प्रोड्यूसेस अ बेल लाइक साउंड, क्योंकि यह घंटे जैसी जो टिन है वह घंटे जैसी ध्वनि को उत्पन्न करती है। ओके, Chola bronze statues, see chapter 2, were made using the lost wax technique। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि कैसे मोम की मूर्तियाँ बनाई गई थी, तो चोला ब्रॉन्ज स्टैचूज चोल कालीनों ने, ठीक है, जो चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ थी उन्होंने लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई थी, ठीक है, जो चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ थी वे लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी, हमने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में। नाउ फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड of wax. This was covered with clay and allowed to dry. Next it was heated and a tiny hole was made in the clay cover. The molten wax was drained out through this hole. Okay. Then molten metal was poured into the clay mold through the hole. Once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished. Okay. First an image was made of wax. Okay. तो जो चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ थी वे किससे बनाई जाती थी, आपको मालूम है, लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। और इसमें क्या किया जाता था स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट एंड इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स। सबसे पहले जो मूर्ति होती थी, जो जिस चीज़ की मूर्ति बनाई जाती थी उसमें मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहली प्रोसेस होती थी, सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी, एक मूर्ति बनाई जाती थी। दिस वॉज कवर्ड विथ क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। ओके, और इसको चिकनी मिट्टी से लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। पहले मोम की मूर्ति बनाते थे, फिर उसके चारों ओर उस मूर्ति में पूरा क्या लगा दिया जाता था, चिकनी मिट्टी से उसे ढक दिया जाता था, कवर कर दिया जाता था और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। एंड अ टाइनी होल वॉज मेड इन अ क्ले कवर। ओके, और उसमें जब वह सूख जाती थी तो उसे क्या करते थे, गर्म करते थे और उसमें उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था, ठीक है। तो कैसे करते थे स्टूडेंट्स, देखो, फर्स्ट एंड इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स। सबसे पहले मोम की एक मूर्ति बनाते थे, एक प्रतिमा बनाते थे। दिस वॉज कवर्ड विथ क्ले, फिर उस मूर्ति को चिकनी मिट्टी से ढक देते थे एंड अलाउ टू ड्राई, और उसे सूखने देते थे। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड, और उसके बाद उसे गर्म करते थे। एंड अ टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर, और उसमें एक हल्का सा एक छोटा सा छेद बनाते थे। गर्म करने के बाद द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल, उस छेद से फिर पिघलती हुई जो मोम होती थी वो बाहर आ जाती थी। ओके, देन मॉल्टन मेटल, मॉल्टन मीन्स पिघली हुई, जो मेटल होती थी, जो धातु होती थी, वॉज poured into the clay mold through the hole, और उसके बाद जो पिघली हुई धातु होती थी उसे उस चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते भर दिया जाता था, जिस छेद से मोम को बाहर निकाला था। फिर उसी छेद से पिघली हुई धातु को उसमें पोर कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। Once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished. Okay, once the metal cooled, जब वह धातु ठंडी हो जाती थी, and solidified और ठोस हो जाती थी, तो and the clay cover was carefully removed, फिर ध्यान से सावधानी से जो clay cover, जो मिट्टी का कवर होता था, मिट्टी का जो आवरण होता था, उसको सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था। एंड द इमेज वॉज क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड, ठीक है, और फिर उसमें निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। तो देखा है ना कितनी सुंदर टेक्निक, धातु मोम से धातु या धातु की मूर्ति बनाने की। ये टेक्निक स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इफेक्टिंग है ना। सो व्हाट डू यू थिंक वर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक, आपके विचार से इस विधि के प्रयोग के क्या क्या लाभ थे, ठीक है। तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने आपको बताया कि कैसे चोल वंश में मूर्तियां बनाई जाती थी, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। नाउ
Next, temple authorities used their wealth to finance trade and banking. Gradually, a large number of priests, workers, artisans, traders, etc., settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. Thus grew temple towns. Towns emerged around temples, such as those of Bhilla Swamin. Okay, that is Bhilla Swamin, Bhilsa or Vidisha in MP, Madhya Pradesh, and Somnath in Gujarat. Other important temple towns included Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu and Tirupati in Andhra Pradesh. Okay, so temple authorities used their wealth to finance trade and banking. अब जो टेम्पल के जो मंदिर के ऑथोरिटीज़ थे, मंदिर के जो अधिकारी वर्ग थे या कर्ता धर्ता थे, वे इस वेल्थ को, मंदिर के इस धन को टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, इस धन को व्यापार और बैंकिंग यानी साहूकारी में लगाते थे. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइस्ड, वर्कर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स. धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या में समय के साथ साथ पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर और उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास ही रहने लगे, वहीं पर वे बस गए. ओके, दस ग्रू टेम्पल्स टाउन्स, और इस प्रकार से मंदिर नगर का विकास हुआ, मंदिर नगर बन गए. ओके, towns emerged around temples such as those of Bhilla Swami in Bhilsa और विदिशा in मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात. ओके, और इस प्रकार की रीति से, ठीक है, मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, अनेक नगर बस गए. जैसे कि इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामी, भीलसा या विदिशा, और गुजरात में सोमनाथ. ठीक है, अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स, इसके अलावा कुछ और मंदिर नगर जो कि इसके अलावा हैं वो हैं इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु, जैसे कि तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरई. ठीक है, एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में तिरुपति. इसी प्रकार से बसे हुए मंदिर नगर हैं. ओके, now pilgrim centers also slowly developed into townships. Vrindavan, Uttar Pradesh and Tiruvannamalai, Tamil Nadu are example of two such towns. Ajmer, Rajasthan was the capital of the Chauhan kings in the 12th century and later became the Suba headquarters under the Mughals. It provides an excellent example of religious coexistence. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती. ओके, तो पिलग्रिमेज सेंटर्स, जो जितने भी तीर्थ स्थल थे, ओके, तीर्थ स्थान के जितने भी केंद्र थे, जितने भी तीर्थ स्थल थे, वे भी ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउन से, वे भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए. ओके, वृंदावन उत्तर प्रदेश एंड तिरुवन्नमलाई, वृंदावन और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु, ऐसे आर एग्जाम्पल ऑफ टू सच टाउन, ऐसे दो नगर हैं. ओके, अजमेर राजस्थान एज was the capital of the Chauhan kings in the 12th century and later became the Suba headquarters under the Mughals. और 12वीं शताब्दी में स्टूडेंट जो चौहान राजा थे, चौहान राजाओं की राजधानी बन गई थी और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा यानी मुख्यालय बन गया, द सूबा हेडक्वार्टर्स अंडर द मुगल्स. ओके, तो 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर अजमेर, कौन था चौहान राजाओं की राजधानी? अजमेर. ठीक है, अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया. ओके, and it provides an excellent example of religious coexistence. और बाद में यह बहुत ही अच्छा, ठीक है, यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है. यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यह प्रस्तुत करता है. अजमेर वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स इन द 12th सेंचुरी. बहुत ही अच्छा ये उदाहरण प्रस्तुत करता है. ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे,
वे क्या थे, वे भी ये एक सूफी संत थे स्टूडेंट्स। ओके, सेलिब्रेटेड सूफी संत। सी ऑल्सो चैप्टर 8, हमने चैप्टर 8 में इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि एक सूफी संत थे, हु सेटल देयर इन द 12th सेंचुरी, अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स। ओके, तो उन्होंने भी, वे भी आकर 12वीं शताब्दी में यहाँ बस गए थे, और उनके जो दर्शनार्थी थे और श्रद्धालु थे, सभी पंथों और मतों के यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है, उनके बहुत से फॉलोअर्स थे, उनके बहुत ही डिवोटीज थे, ऑल क्रीड्स के। ठीक है, नियर अजमेर इज अ लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। और नियर अजमेर, ठीक है, और अजमेर के पास ही एक लेक है, एक झील है, जिसको क्या कहा जाता है, पुष्कर कहा जाता है, विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, जो प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्रियों का एक केंद्र बना हुआ है, उनके आकर्षण का एक केंद्र है। तो अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही बहुत अधिक तीर्थ यात्री आते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे क्लास इज ओवर स्टूडेंट्स। Tomorrow I will be back with next topic, a network of small towns. All right. So till then students, take care. Bye bye. Have a nice day.